अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाले हुए तकरीबन 2 माह गुजर गए, 2 माह होने को हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ काजी फ़ायज़ ईसा का ये टेन्योर 2 माह का जो अरसा है ये कैसा गुजरा, और आइंदा हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट में रवां हफ्ते जो अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले 2 सीनियर सहाफ़ियों का तजिया सुनेंगे। मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से सीनियर सहाफ़ी हैं जहांज़ेब अब्बासी, तकरीबन काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं। इसी तरह सईद बलोच नियो न्यूज़ से हैं, एक तवील अरसे से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट यहाँ कवर करते हैं। दोनों साहिबान का तजिया लेंगे। जहांज़ेब अब्बासी साहब, 2 माह कंप्लीट होने को हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को। बड़े फ़ैसले बहुत सारे हुए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का हुआ, फ़ौजी अदालतों का फ़ैसला हुआ, अगरचे वो इनकी कोर्ट से नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा इलेक्शन का फ़ैसला हुआ। तो क्या ये जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब वो आएंगे और सारी सुप्रीम कोर्ट उलट-पुलट हो जाएगी, कोई ऐसा माहौल, कोई गर्मा-गर्मी आपको नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया अकील साहब। ये बात आपकी दुरुस्त है कि 2 महीनों में किसी मुनसिफ़ की कारकर्दगी को जांचना या उसके ऊपर फ़ौरी कमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जुडिशरी के अंदर हमें यूनिटी काफ़ी हद तक देखने को मिली है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली मर्तबा पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को डिल्यूट किया, उन इख्तियारात को तकसीम किया गया अपने 2 सीनियर जजेस में। ये क्रेडिट चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जाता है। फिर उसके बाद इंतखाबात का इशू था। उमर अता बंदयाल साहब वाज़ेह तौर के ऊपर कोई ऑर्डर देने में नाकाम रहे। तारीख़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम बेंच ने तो नहीं दिया था, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में ये मंजूरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथों से ही हुई है कि जो बेंच इस केस को सुन चुका है वही इसको कंटिन्यू करेगा। फिर उसके बाद एक बड़ा इशू था कि जजेस के अपने अंदर एहतसाब होना चाहिए। तो उस मामले पर हमें अमली तौर के ऊपर हमने देखा बहुत सी कंप्लेंट्स ऐसी भी निपटाई गई जो ऐसी थी जिसमें जो जिनके ख़िलाफ़ शिकायत थी वो शिकायत जिनके ख़िलाफ़ थी वो भी वफ़ात पा चुके थे, तो उनके लीगल एयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और फिर उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट को टेकअप किया गया। उसके ऊपर उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया गया। कुछ जो आम आदमी के केसेस हैं कम से कम अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। एक बड़ा इशू ये भी था कि आम आदमी, गरीब आदमी के केसेस नहीं सुने जाते, सियासतदानों के केसेस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अब मेरे ख़्याल में सिवाय पीटीआई के शायद हर कोई जो है वो अब तक मुतमईन है। तो इस पे हर कोई मुतमिन है। सईद बलोच साहब, आप बताइए, आपका नुक्ता नज़र क्या है? जहांज़ेब अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को मुतहिद कर दिया, अब सिवाय पीटीआई के सारे मुतमिन हैं। क्या आप मुतमिन हैं चीफ जस्टिस की 2 माह की कारकर्दगी से? बहुत शुक्रिया अकील अफजल साहब। देखें, 2 महीने मेरे ख़्याल में किसी भी चीफ जस्टिस की जो कारकर्दगी या उनका जो विज़न है, उनकी पॉलिसी मुस्तकबिल में कि वो अगला उनका टेन्योर कैसे गुजरेगा, उसके लिए ये बहुत मुनासिब टाइम होता है, बहुत मुनासिब वक्त है कि आप इस बात का जायज़ा ले सकें, तयन कर सकें कि चीफ जस्टिस ने अगले जो उनकी मुद्दत है, साल, 1.5 साल, 2 साल, या जितनी भी मुद्दत हो किसी चीफ जस्टिस की, वो कैसे काम करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आने से पहले हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि इनके आने के बाद पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त का इम्कान है। लेकिन अब देखें कि 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी तक हमें मुल्क के अंदर जारी वो जो तकरीबन गुज़श्ता 1.5-2 साल होने को हैं रजीम चेंज के बाद से, हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला अब भी जारी है। आप ये देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत थी जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल के घर के ऊपर बग़ैर वारंट के रेड किया गया और उसकी वजह से पुलिस की सरजनिश की गई। लेकिन ये सिलसिला गुज़श्ता 1.5 साल से पूरे पाकिस्तान में बड़ी शिद्दत और ज़ोरों के साथ जारी है। एक सियासी जमात के कारकुनों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है और अदालतों से, हाई कोर्ट से भी जलसे जुलूसों की इजाज़त मिलने के बावजूद उनको
जो उनका जायज़ हक़ है जल्द से जुलूस करने का, रैलियाँ करने का, वर्कर्स कन्वेंशन करने का, वो नहीं दिया जा रहा। अभी तकरीबन कोई 3-4 रोज़ पहले की बात है, फैसलाबाद के अंदर पीटीआई के एक कारकुन थे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा गया, वो मौजूद नहीं थे तो उनकी बहन को उठा लिया गया। ये काम सारे यही पंजाब पुलिस कर रही है, जो आज जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सरजनिश हुई और अदालत की जानिब से, और ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ के बड़े नामवर जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला बतौर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी बहुत खिदमत है। लेकिन ये सारे मामला जो आप कह रहे हैं, आप ये देखें कि चीफ जस्टिस ने अपने इस 2 माह के अंदर कोई असकूर नोटिस नहीं लिए। बिल्कुल ठीक है, नोटिस ये बिल्कुल। सारे मामला सो मोटो वाले हैं। जी, जी। लेकिन हम इसकी मिसाल हम इसकी मिसाल यूँ दे सकते हैं कि लापता अफराद के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनके लवाहिकीन यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर एक रैली कह लें, एहतजाज कह लें, मुख्तर साहब, पुरअमन साहब, वो भी किया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात भी की, लेकिन उनके मुकदमात क्यों नहीं मुकर्रर हुए? देखिए, वो भी नहीं हो रहे। आर्टिकल 184(3) आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो जिन मुकदमात की या जिन मामलात की मैंने निशानदेही की है, ये सारे बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ़ मौक़े पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा उनकी स्टेटमेंट्स ऐसी मौजूद हैं, लेकिन 2 माह गुज़र चुके हैं और उसके बावजूद अभी तक चीफ़ जस्टिस की जानिब से कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। आज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना वो एक अलग कहानी है। आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असद कैसर का केस आ चुका है, परवेज़ इलाही साहब का 2 बार केस आ चुका है, और पहले इमरान खान का भी आ जी, गया। जी, अब इमरान खान का भी आ गया है। परवेज़ इलाही का जो पहला केस जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें आपको पता है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो 10 सफ़ात 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला तहरीर किया है, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह और बड़ी खौफनाक किस्म की ऑब्ज़र्वेशंस अदालत की जानिब से दी गई हैं। और उसी केस की फ़ैसले, जब ये केस की समाअत जारी थी तो उस वक्त कहा गया था कि बज़ाहिर परवेज़ इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि एक शख्स के ख़िलाफ़ तसलसल के साथ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अब दोबारा परवेज़ इलाही का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, और उसके ऊपर भी यही बात है कि जिस मुकदमे में, जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ लाहौर में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाया गया, वही मुकदमा फिर दोबारा से गुजरांवाले में भी बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फ़ैसला मौजूद है कि एक मुकदमे में 2 FIR नहीं हो सकती, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी जारी है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा रही। 3 रुकनी कमेटी के सामने ये मामला रखा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात आपने जो निशानदेही की, लापता अफराद वाला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी कोई ऐसी ख़ास पेशरफ्त हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। बलोच साहब, आपकी तो शिकायतें काफ़ी ज़्यादा हैं और आपकी शिकायतें थमने का नाम भी नहीं ले रही। लेकिन बहरहाल अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ से अब्बासी साहब, रवां हफ्ते 2 अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर होने जा रहे हैं। बहरिया टाउन केस पे हम ज़रा कम बात करेंगे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ केस अहम है। क्या जो ख़ुसूसी अदालत के जज साहब का जो नोट था, वो जिसमें कहा गया था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ जो है वो मर जाए, तो तबई मौत मर जाए, तो उसकी लाश को लाकर घसीट कर लाकर यहाँ पर लटकाया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट उस अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसले में तब्दील करेगी या मामले पे मिट्टी पड़ जाएगी? देखें, ये जो एक व्यू था वो जस्टिस मरहूम वक़ार सेठ साहब का था, तो उसको एज़ अ प्रेसिडेंट तो मेरे ख़्याल में साइट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस अंदाज़ में स्पेशल चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक वाक़या कोर्ट के अंदर सुनाया था, या गालिबन किसी तकरीर में कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब एक जज जो थे वो फौत हो गए, एक डिक्टेटर फौत हो गया, तो जजेस ने कहा भाई प्रेसिडेंट बनना चाहिए। यहाँ अतर मिनल्ला साहब भी हर केस में कहते हैं प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और फिर फैसला ये किया गया कि वो मर भी गए हैं तो लाकर उनकी लाश को फंदे पर लटकाया जाए। तो फिर उसके बाद कोई मार्शल वहाँ लगा नहीं। देखें, ये जो जोग्राफियाई सूरत हाल हर मुल्क की अपनी होती है, वहाँ पे एक डिक्टेटर को कब्र से निकाल के लटकाया गया, और वहाँ पे जब एक मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब उनकी लाश आई तो हमारे एक बहुत ही अहम ऑफ़िसर जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे एक साबिक आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा जब रिटायर हुए तो नए आर्मी चीफ़ ने उनको अपने साथ बिठाया। यहाँ के हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं वहाँ से, तो वहाँ पे फ़ैसले भी आईन व कानून के तहत होते हैं। यहाँ की तरह किसी भी जो अमरीत है उसकी तौसीक नहीं की जाती, तो थोड़ा फ़र्क बहरहाल ज़रूर है। तो अब ये केस इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है कि सुप्रीम कोर्ट
अब ये जायज़ा लेगी कि स्पेशल कोर्ट जो है, जो सफाई हस्ती से ही मिटा दी लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजों ने। देखें ना, स्पेशल कोर्ट के फ़ैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट ज़रा 2 कदम आगे बढ़ गई और उसने न सिर्फ उस फ़ैसले को स्ट्राइक डाउन किया, बल्कि पूरी स्पेशल कोर्ट को ही गैर आइनी करार दे दिया। बुनियाद ही खत्म जी, कर जी, दी। बुनियाद ही ख़त्म कर दी। और जो हमारे मौसूफ़ जज साहब थे उसमें, उस 3 रुकनी बेंच में, उसमें जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनके बारे में बहरहाल खैर वो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, उनको एक कंप्लेंट का सामना है। दूसरे जज थे जस्टिस अमीर भट्टी साहब, जो इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं और वो इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। ये बहुत अहम केस इस वजह से भी है क्योंकि 3 नवंबर 2007 की वो एमरजेंसी का इक़दाम, जिसके सबब मुशर्रफ के ऊपर जो है वो एक ट्रीज़न का केस चला था, गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो उसको अगर क्रिटिसाइज़ किया गया तो फिर 2 जज जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, नहीं, मामला सिर्फ ऑब्जर्वेशंस तक रहेंगे या कुछ ऑडिटर ऑर्डर में भी होगा? नहीं देखें, और तो कुछ नहीं हो सकता। और ये ज़रूर कह दिया जाएगा कि स्पेशल कोर्ट का जो फ़ैसला है वो दुरुस्त है और जिस अंदाज़ में खुसूसी अदालत को गैर आइनी करार दिया गया, उस फ़ैसले को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। और ये भी मैं ये समझता हूँ कि कुछ हमारे चीफ जस्टिस साहिबान गुज़रे, उन्होंने इस केस को फ़िक्स करने की ज़हमत नहीं की, लेकिन काज़ी फ़ायद ईसा साहब 3 नवंबर की मुनासबत से उन्होंने 15 साल पहले के एक इक़दाम को अब दोबारा जांचने का फ़ैसला किया है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स और भी हैं जो मेरा ज़ाती व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूँ। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला बतौर वकील 3 नवंबर 2007 वाले इवेंट्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा साहब हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त अदालतों में पेश होने से इनकार कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। तो वो क्या होता है, क्या बेंच के ऊपर कोई एतराज़ भी आ सकता है या नहीं, इसके ऊपर इस वक्त तो बहरहाल कमेंट करना कबल-अज़-वक्त है। लेकिन केस बहुत अहम है और इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी हिस्ट्री को जो है वो दुरुस्त करने जा रही है और 31 जुलाई 2009 तर्ज़ का कोई फ़ैसला आने जा रहा है, जिसमें जनरल मुशर्रफ के हर इक़दाम को उसी तरह से गैर आइनी करार दिया जाएगा। जी बलोच साहब, आप बताइएगा, ये तो जहाँ से अब्बासी साहब कह रहे थे कि कोई 31 जुलाई 2009 की तर्ज का फ़ैसला आएगा। ये बताइए कि इमरान खान गिरफ़्तार हुए, इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी प्रेसिडेंट सेट होनी चाहिए और घड़ी को रिवर्स होना चाहिए। अब परवेज़ मुशर्रफ केस में भी क्या कोई प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है या नहीं? देखें अकील साहब, मेरे ख़्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उसकी वजह यह है कि इस केस की समाअत करने वाले चारों जज साहबान, एक तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के हम ख्याल हैं और दूसरी बात यह है कि अमीनुद्दीन खान साहब खामोश जज हैं वैसे। जी, लेकिन देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में वो चीफ़ जस्टिस के साथ ही थे, तो इसका मतलब बज़ाहिर यही है। और आप ये भी देखें कि जब साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल ने 8 रुकनी बेंच बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की केस की समाअत के लिए, तो उस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल नहीं थे। तो इसलिए हम उसकी बुनियाद पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के ही ग्रुप में इस वक्त वो शामिल हैं। बहरहाल ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि तारीख़ी फ़ैसला है और तारीख़ी ये केस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वो जज साहबान जिन्होंने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती, पार्लिमान की जो तकरीम है उसको बरकरार रखने की बात की है, तो उनके लिए ये इम्तिहान है कि वो जब इस केस का फ़ैसला करें तो क्या जो सिर्फ़ जो फ़ैसला था ख़ुसूसी अदालत का, सिर्फ़ उसको बहाल किया जाता है या फिर उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाता है। क्योंकि सिर्फ़ जो ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला था 17 दिसंबर 2019 का, उसको बहाल कर दिया जाना या ख़ुसूसी अदालत को रिस्टोर कर दिया जाना, मेरे ख़्याल में ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कारनामा नहीं होगा जिसकी बहुत ज़्यादा सताइश की जाए। सुप्रीम कोर्ट को फिर चाहिए कि ख़ुसूसी अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया था उस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। साबिक़ फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ को ख़ुसूसी अदालत की जानिब से संगीन गद्दारी केस में सज़ाए मौत सुनाई गई थी। जस्टिस वक़ार सेठ की जानिब से एक एडिशनल नोट में उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी थी, लेकिन अगर उसके ऊपर अमल दरामद ना भी हो तो जो ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला था उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब को
की जो सज़ाए मौत थी उसके ऊपर अमल दरामद हो। और ये एक मेरे ख़्याल में एक तारीख़ी मुकदमा इस लिहाज से भी होगा कि पाकिस्तान की जो पूरी तारीख़ है 75-76 साल तारीख़, उसमें आज तक किसी आइन शिकन को कोई सज़ा नहीं हुई। अभी आप देखें कि जब ये चंद रोज़ पहले 90 रोज़ में आम इंतखाबात वाला केस चल रहा था, तो उसमें भी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी, रिमार्क्स दिए गए थे कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर खिलाफ वर्जी करने वाले, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स को सज़ा नहीं दी जा सकी। और शायद उसकी वजह यही है कि ये सज़ाएँ नहीं होती, जिसकी वजह से मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ किसी न किसी सूरत में होती रहती हैं। अब पंजाब पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने थे लेकिन नहीं हो सके। उसमें उसके कौन से मरकज़ी किरदार हैं जिन्होंने इस ताख़ीर की वो वजह बने या उनके फ़ैसले ताख़ीर की वजह बने, इन सब का भी तयन होना चाहिए। और मेरे ख़्याल में जो भी आइंदा हुकूमत आएगी वो इस बात की ज़रूर निशानदेही करेगी कि अगर इसके अंदर सदर का कसूर है तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो, या इसके अंदर दीगर रियासती इदारों या सरबराहान के लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर पीडीएम की हुकूमत या निगरान हुकूमत का इसमें किसी किस्म का कोई रोल है तो उनका तयन करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये एक तरह का आप समझे कि ये एक टेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जो खसूसी अदालत का फ़ैसला है उसको बहाल करते हुए साबिक फ़ौजी आमिर की सज़ाए मौत के ऊपर अमल दरामद करवाए। बहरहाल नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी और सईद बलोच दोनों का इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ है कि सुप्रीम कोर्ट में परवेज़ मुशर्रफ केस जो कि 10 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर उन 4 जजेस, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, इनका इम्तिहान होगा। क्योंकि इन जज साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत के दौरान और मुख्तलिफ़ अपने नोट्स के दौरान, मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के दौरान ऑब्ज़र्वेशंस आती रही हैं आइन की बालादस्ती के हवाले से, फ़ैसले आते रहे हैं आइन की बालादस्ती के हवाले से। तो ये मुकदमा तय करेगा कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती क्या फ़ैसलों तक रहेगी, क्या ऑब्ज़र्वेशंस तक रहेगी या अमली तौर पर भी होगी। इसके साथ ही न्यूज़ ब्रेक के साथ मियां अकील अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।